नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध है, वह किस प्रकार से है। मुख्यतः इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। वहां पर हमने सामान्य संबंधों को समझा था कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर किस प्रकार से काम करते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो इनके वित्तीय संबंध हैं, और वित्तीय संबंध की जब हम बात करते हैं तो स्पेशली हम बात करेंगे कि जो टैक्स है, उस टैक्स का जो बंटवारा है वह किस प्रकार से होता है। यह वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत सारी नॉलेज आपको आज मिलेगी, जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक तो जो कर निर्धारण है, उसमें क्या व्यवस्थाएं हैं, राज्य जो कर निर्धारित करते हैं उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को समय के साथ कैसे बदला गया, जिसमें हम बात करेंगे 80वें और 28वें संविधान संशोधन की। इसके अलावा हम यह समझेंगे कि जो कर लगते हैं वह कितने प्रकार के हैं। कितने प्रकार का मतलब, पहली चीज, वह कर लगाएगा कौन। क्या वह कर राज्य लगा रहा है या वह कर केंद्र लगा रहा है। लगाने के बाद हम यह समझेंगे कि वह कर वसूलेगा कौन। क्या वह कर राज्य वसूलेगा या वह कर केंद्र वसूलेगा। इसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मतलब जो कर वसूला गया है यह बटेगा कैसे, यानी राज्य और केंद्र के बीच किस अनुपात में यह कर बटेगा। तो जो कर की व्यवस्था है, इससे राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध है वह स्टेब्लिश होते हैं, यह हम ठीक से समझेंगे। इसके बाद हम क्या समझेंगे कि जो आय के स्रोत हैं, इसके राज्य के प्लस आपके केंद्र के, इनमें जो गैर राजस्व आय है, गैर राजस्व मतलब ऐसी आय जो टैक्स के अलावा होती है, वह कौन कौन सी है। फिर हम यह देखेंगे कि जो राज्य आपका है, इसको केंद्र किस प्रकार से मदद करता है। फिर हम ऋण की व्यवस्था को देखेंगे कि जो राज्य के ऋण है और जो केंद्र के ऋण है, इनमें आपस में क्या कनेक्शन है। फिर जो संपत्तियां होती हैं, राज्य की अपनी संपत्ति भी होगी, केंद्र की अपनी संपत्ति भी होगी, तो इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। और अंत में हम देखेंगे कि जो आपका आपातकाल है, इमरजेंसी है, वहां पर क्या क्या प्रोविजन है, यानी इन संबंधों में किस तरह के परिवर्तन आते हैं। तो आज हम बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे। फैक्ट से ज्यादा यह वीडियो होगा कॉन्सेप्ट के लिए, मतलब आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मिलेगा, जिससे आप सेंटर और स्टेट के रिलेशन को ठीक से समझ पाएंगे। और कई बार जब विवाद आते हैं, विवाद जैसे टैक्स लगाना है, टैक्स वसूलना है, ऋणों की व्यवस्था है, इन पर आपने पाया होगा कि सेंटर और स्टेट कभी कभी आपस में लड़ जाते हैं। तो क्या संवैधानिक प्रावधान है, व्यवस्थाएं क्या है, इनके क्या क्या अधिकार हैं, अगर हम उसको ठीक से समझ लेंगे तो अगर कोई विवाद होता है भविष्य में या कोई नया नियम बनाना है, तो उसका आधार क्या है वह हम ठीक से समझ पाएंगे और एक निष्पक्ष आंसर हम लिख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वित्तीय संबंध कहाँ दिए गए हैं, यह दिए गए हैं भाग 12 में। इससे पहले हमने देखा था भाग 11। यहाँ पर भी केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वह डिफाइन किए गए हैं, वह हम देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं भाग 12 की, और यहाँ पर आपका अनुच्छेद है 268 से लेकर 293 तक। यह जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है सेंटर और स्टेट के बीच, उसको डिफाइन करता है। इसमें सबसे मुख्य चीज क्या आती है, जो कराधान है, उनकी जो शक्तियां हैं वह किस प्रकार से बटेंगी, यानी जो टैक्सेशन का सिस्टम है उसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगी। जैसे कर लगाएगा कौन, निर्धारण कैसे होगा। तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा, 3 सूचियां हैं, तो उसमें देखा जाएगा कि विषय किसका है, यानी जिसपे टैक्स लगाने की बात की जा रही है वह विषय कौन सा है। क्या वह संघ सूची का विषय है, क्या वह राज्य सूची का विषय है, क्या वह समवर्ती सूची का विषय है। एक चीज आपको यह ध्यान रखनी होगी। फिर कुछ हमको अवशेष शक्तियां मिलती हैं, जो कहां पर है, संसद में निहित। आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है, आजादी से पहले ये जो आपकी अवशेष शक्तियां हैं, यह किसके पास थी, गवर्नर के पास या फिर वायसराय के पास, और बाद में यह किसके पास आ गई, संसद के पास। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। तो टैक्स किसका है, किस विषय का है, सबसे पहले हमको यह समझना होगा। फिर जो राज्य कर लगाता है, उस लगाए गए कर पर किस तरह की रोक है, मतलब कुछ ऐसे नियम कानून हैं जो यह बताते हैं कि राज्य जो कर लगाते हैं, मतलब राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर आपका राज्य लगाएगा कर, मतलब वहां पर उसकी शक्ति है, वह किन किन विषयों पर कर लगाना चाहता है यह राज्य आपका डिसाइड कर सकता है। लेकिन इस पर कुछ पाबंदियां हैं। जैसे जो आपका राज्य है, यह व्यापार और रोजगार पर कर लगा सकता है। अब देखिए, एक लगता है आपका आयकर, आयकर मतलब इनकम टैक्स। लेकिन इनकम टैक्स लगाता कौन है, लगाता आपका केंद्र है। आपने कभी यह नहीं सुना होगा कि राज्य सरकार यह घोषित करे कि इतनी इनकम से कम पर अब टैक्स नहीं देना होगा। हमेशा वेट किया जाता है यूनियन बजट का,
और वहां पर जो आपके वित्त मंत्री हैं वह जब बजट पेश करते हैं तो बताते हैं कि टैक्स का स्लैब पहले 8 लाख था, अब 10 लाख हो गया। इस तरह की बातें वहां होती है। तो आपने वहां देखा होगा राज्य सरकार ऐसी व्यवस्थाएं नहीं करता है, लेकिन राज्य सरकार के पास भी ऐसी शक्ति है। राज्य सरकार भी अगर चाहे तो व्यापार पर और रोजगार पर कर लगा सकता है, लेकिन कर की राशि कितना होना चाहिए? अधिकतम 2500 रुपए पर ईयर, मतलब यह मैक्सिमम लिमिट है। तो मुख्यतः आयकर लगाता कौन है? केंद्र सरकार या फिर संघ सरकार। लेकिन राज्य सरकार भी अगर चाहे तो ऐसे टैक्स लगा सकती है, लेकिन वह मैक्सिमम कितना होगा? 2500 रुपए। इसके अलावा कुछ ऐसे परचेज सेल होते हैं, मतलब खरीद बिक्री होती है, जब राज्य सरकार कर नहीं लगा सकता है। कैसे? अगर कोई चीज राज्य के बाहर ही खरीद ली गई हो और बेच दी गई हो, तो वहां पर राज्य सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। अब इसको आप इससे कनेक्ट कीजिए। कैसे? मान लेते हैं ए व्यक्ति है और यह रहने वाला है उत्तर प्रदेश का। इसकी एक दुकान है, कहाँ पर? यूपी में ही। और मान लेते हैं यूपी में कहाँ है? लखनऊ में। इसी व्यक्ति की एक दूसरी दुकान है, वह कहाँ है? वह है आपकी मध्य प्रदेश में। अब यह व्यक्ति क्या करता है? इस दुकान से, मध्य प्रदेश वाली दुकान से खरीद बिक्री करता है और जो लखनऊ वाली दुकान है इसको बंद कर देता है। अब प्रोविजन क्या है? राज्य सरकार आय पर टैक्स लगा सकती है। यह व्यक्ति तो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन इसकी दुकान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। खरीद बिक्री कहाँ कर रहा है? मध्य प्रदेश में। तो आपकी जो यूपी गवर्नमेंट है वह इस व्यक्ति पर टैक्स नहीं लगा सकती, जबकि सीमा क्या है? 2500 की। अगर यही व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ही रहकर व्यापार करता, खरीद बिक्री करता, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम टैक्स है वह 2500 रुपए का बन सकता है। लेकिन अगर राज्य के बाहर वह खरीद बिक्री कर रहा है तो राज्य उस पर टैक्स नहीं लगा सकता है। जब आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा वहां पर भी आपकी जो राज्य सरकार है वह कर नहीं लगाएगी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लगने वाला कर केंद्र सरकार तय करेगी। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जब व्यापार होगा वहां पर भी आपकी राज्य सरकार कर नहीं लगाएगी। और कोई ऐसा विषय जिसको संसद ने घोषित कर दिया है कि इस पर टैक्स नहीं लगाना है, तब भी जो आपकी राज्य सरकार है वह टैक्स नहीं लगाएगी। तो इन सारी चीजों पर रोक भी है। अब एक प्रोविजन और, जो बिजली की व्यवस्था है। बिजली मतलब बिजली बनाने वाली होती हैं कंपनियां। यह बिजली बनाती हैं और बेचती हैं। बेचती किसको है? राज्य को भी बेचती हैं, केंद्र को भी बेचती हैं, किसी दूसरे देश को भी बेचती हैं। जैसे आपने अडानी वाला मसला सुना हो कि अडानी बांग्लादेश को बिजली बेच रहे थे और बांग्लादेश उनका पैसा नहीं लौटा पा रहा था। यह आपने सुना होगा। तो जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं वह राज्यों को भी, केंद्रों को भी और दूसरे देशों को भी बिजली बेचती है। अब बिजली खरीदेगा राज्य, केंद्र या फिर कोई दूसरा देश। मान लेते हैं कि राज्य ने बिजली खरीदी। अब राज्य क्या करेगा? अपने राज्य के लोगों को यह बिजली बेचेगा और तय करेगा कि किस रेट पर बेचना है। जैसे आपने क्या सुना होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया? एक लिमिटेड यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। अब यह केंद्रीय व्यवस्था नहीं है, इसीलिए राज्य पर लागू नहीं हुई, किसी दूसरे राज्य पर। मतलब यूपी में ऐसा नहीं हुआ। तो यह राज्य सरकार तय करेगी कि उनके जो राज्य के लोग हैं वह किस रेट से बिजली का बिल भरेंगे। अब इसका मतलब यह कि राज्य में जो भी संस्थान है या फिर जो भी लोग हैं, इनसे बिजली का बिल किस रेट पर वसूला जाएगा यह राज्य सरकार ही तय करेगी। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है? केंद्र की ऐसी बहुत सारी एजेंसियां हैं, ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो कहाँ पर हैं? राज्यों में। जैसे मान लेते हैं डीआरडीओ है, यह कहाँ है? कानपुर में इसकी एक शाखा है। अब इस डीआरडीओ से जो आपकी राज्य सरकार है वह किस रेट से बिजली का बिल वसूलेगी यह राज्य सरकार तय कर सकती थी। लेकिन व्यवस्था यह है, या कई व्यवस्थाओं के तहत जो रोक लगाई गई है वह यह है कि ऐसे बिजली के उपभोग जिसको केंद्र ने डिसाइड किया है, भले ही राज्य सरकार उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगाएगी। ऐसे कौन से संस्थान हैं? अगर केंद्र ने उपभोग किया है, यानी केंद्र ने यूज किया है या फिर केंद्र को बेचा गया है, उस पर जो आपकी राज्य सरकार है वह टैक्स नहीं लगा सकती। दूसरा, अगर रेलवे को बिजली बेची है वहां पर भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी केंद्रीय संस्थानों को या फिर केंद्र को अगर राज्य बिजली बेचती है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं नदियों की। नदियां होती हैं दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच। मान लेते हैं एक कोई नदी है। अब यह नदी आपकी बह रही है उत्तराखंड से, यह यूपी में भी आ रही है, फिर यह बिहार में भी जा रही है, उसके बाद यह वेस्ट बंगाल में भी जा रही है। तो इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर विवाद होता है, वहां पर जो आपकी संसद है वह क्या करती है?
ट्रिब्यूनल्स बनाती है। यानी इस पूरी व्यवस्था को कौन देखेगा? ट्रिब्यूनल देखेगा। अब यहाँ पर क्या चैलेंज आता है? यूपी कहता है कि हमको कम पानी मिल रहा है, बिहार कहता है कि हमको कम पानी मिल रहा है, उत्तराखंड ज्यादा पानी इस्तेमाल कर ले रहा है, और जो वेस्ट बंगाल है वह कहता है कि पानी हमको तो मिल ही नहीं रहा है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर विवाद है। फिर बांध बनाने की व्यवस्थाएं होती हैं, बांध कौन बनाएगा? तो इस तरह कई सारे विवाद होते हैं। अब इसमें केंद्र क्या करता है या संसद क्या करती है? एक ट्रिब्यूनल बनाती है। यह ट्रिब्यूनल इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को देखेगा। अब यहाँ पर टैक्सेशन का क्या सिस्टम होगा? यानी जो यह बिजली बनाने वाली या फिर ट्रिब्यूनल्स हैं, अब यहाँ बिजली बनाने वाले संस्थान भी हो सकते हैं, तो जो यह ट्रिब्यूनल्स हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्या इस पर कर लगाया जा सकता है? तो इस पर कर लगाया जा सकता है, राज्य सरकार लगा सकती है। लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? ऐसे किसी भी कर को लगाने के लिए राष्ट्रपति की पहले से सिफारिश लेनी होगी। यानी पहले राष्ट्रपति को बताना होगा, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देंगे, तभी जाकर राज्य सरकार ऐसे किसी ट्रिब्यूनल पर कर लगा सकती है और उनसे कर वसूल सकती है। तो यह सारे नियम कानून है। फिर आता है आपका 80वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ, और 88th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 का। इसने क्या किया? जो कर राजस्व के बंटवारे हैं, यानी करों के जो बंटवारे हैं, इनमें परिवर्तन किया। केंद्र और राज्य के बीच जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें परिवर्तन हुए। क्या क्या परिवर्तन? 10वां वित्त आयोग उस समय आया था। वित्त आयोग का काम क्या है? जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है राज्य और केंद्र के बीच, उसको डिफाइन करना, उस पर अपनी सिफारिशें देना। और यह कब आया था? 1992 में। अध्यक्ष कौन थे उसके? कृष्णा चंद्र पंत, यह इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने सिफारिशें दी थी। वित्त आयोग आया, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में इसने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे कि टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कुछ इस तरीके से बदला जाना चाहिए। इसी बात को लेकर संविधान संशोधन हुआ, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्थाएं थी कि टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। तो उसको प्रभावी बनाने के लिए, यानी सिफारिशों को लागू करवाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। संशोधन से क्या हुआ? इस वित्त आयोग ने बोला था कि जो आपका राज्य है उसको 29% जो टैक्स का हिस्सा है वह मिलना चाहिए कम से कम। यानी कोई कर है और वह कर वसूल रहा है केंद्र। मान लेते हैं कि आयकर है। अब आयकर केंद्र ने वसूला, तो क्या वह आयकर पूरा पूरा केंद्र इस्तेमाल करेगा? ऐसा नहीं होगा। आयकर का एक हिस्सा जाएगा राज्य को भी, राज्य भी उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन राज्य को कितना जाएगा? यह बात बार बार बताता है कौन? आपका वित्त आयोग। तो 10वें वित्त आयोग ने कहा कि यह कम से कम 29% मिलना चाहिए। मतलब जितना भी टैक्स कलेक्ट हो उसका 29% कम से कम मिलना चाहिए राज्य को। इसी बात के लिए 80वां संविधान संशोधन हुआ, और इस संशोधन से इस व्यवस्था को स्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। एक खास चीज आपको और ध्यान रखनी है, यह पूर्वव्यापी था। इसका मतलब यह 1 अप्रैल 1996 से लागू हुआ। अब देखिए, संविधान संशोधन आया कब? 2000 में। लेकिन पूर्वव्यापी का मतलब इसके प्रावधान लागू कब से होंगे? तो वह लागू हो गए 1 अप्रैल 1996 से। अब इसमें आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि जो राजस्व के मामले हैं यह पूर्वव्यापी भी हो सकते हैं। जैसे आपसे कहा संघ ने कि 12 लाख से ज्यादा अगर आपकी आय है तो आपसे टैक्स लिया जाएगा। यह आय अगर 12 लाख से कम है तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब यह प्रावधान है, यह आया आपका बजट के दौरान, और बजट भी कौन सा? 25-26 का फाइनेंशियल ईयर। ठीक, अब यहाँ पर बजट आ गया और यह बात डिसाइड हो गई। लेकिन क्या इसमें परिवर्तन हो सकता है? केंद्र सरकार कह दे कि नहीं, हमने इसको निरस्त कर दिया है और यह रहेगा अब 8 लाख से ज्यादा की इनकम पर। यानी जिसकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है, अब वह टैक्स भरेगा। अब यह लागू कब से हो सकता है? मान लेते हैं यह आपका घोषित हुआ था फरवरी में, जब बजट आया उस समय घोषित हो गया। यह वाला परिवर्तन घोषित हो रहा है अक्टूबर में, तो यह लागू कब से होगा? यह लागू हो सकता है अप्रैल से ही। मतलब भले ही घोषित हो रहा है अक्टूबर में, लेकिन बैक डेट से जाकर भी लागू हो सकता है। इसी तरीके से जो यह टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था या उसमें जो परिवर्तन हुआ था, या फिर आपका जो 80वां संविधान संशोधन हुआ था, उसने यह तय किया कि 1996 से ही यह व्यवस्था लागू होगी। यानी 4 साल पीछे से अब वहां से कैलकुलेशन बनाई जाएगी, और जो गैप आएगा उस गैप को संघ सरकार भरेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी केंद्र सरकार है उसने इस व्यवस्था को पूर्वव्यापी रूप से लागू कर दिया। लेकिन आपके जो आपराधिक मामले हैं, मान लेते हैं कि कोई अपराध है, अपराध में हम मान लेते हैं किसी को धमकाना है, यह अपराध हो गया। इसके लिए जो सजा है वह मान लेते हैं कि 6 माह की है। अब केंद्र सरकार क्या कहती है कि हम इसमें परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन कब कर रही है? अक्टूबर के महीने में। और वह कह रही है कि अब हम इसको बदल देंगे,
अब यह सजा हो जाएगी आपकी 8 माह की। यानी अगर किसी व्यक्ति ने किसी को धमकाया है तो वह सजा हो जाएगी अब 8 महीने की। तो जो टैक्स वाला प्रोविजन था उसमें क्या किया इसने, अप्रैल से लागू कर दिया। लेकिन क्या अपराध वाले मामले में यह लागू होगा? तो अपराध वाले मामले में यह लागू नहीं होगा। जिस डेट में अपराध हुआ है उस डेट में जो कानून है उसी कानून के तहत किसी को सजा हो सकती है। यह व्यवस्था बिल्कुल क्लियर कट है। अगर जाकर कोई बाद में परिवर्तन हो जाता है और यह माना जाए कि इस परिवर्तन के हिसाब से किसी को सजा मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। सजा कैसे मिलेगी? जिस डेट में वह अपराध हुआ है उस डेट में जो कानून है उससे ही सजा मिलेगी। मतलब यह कि यह पूर्वव्यापी नहीं है, और यही आपको ध्यान रखना है। दोनों के बीच यह एक बड़ा अंतर है। अब आपका जो 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था यह किससे संबंधित था? यह सेवा कर से था, मतलब सर्विस टैक्स से, और इसके माध्यम से अनुच्छेद 268 ए जोड़ा गया था। अब इसका आधार क्या था, मतलब यह परिवर्तन आया क्यों? 1990 का दशक चल रहा था और बहुत सारे जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, जैसे बैंकिंग है, पर्यटन है, आईटी है, यह सब तेजी से बढ़ रहे थे। इस समय तक जो आपका केंद्र है इसके पास कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं थी कि यह सेवाओं पर कर को लगा पाए, या स्पष्ट रूप से व्यवस्था नहीं थी कि सेवाओं पर कर वह लगा पाए। जो आपके इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे वह टैक्स लगते थे वस्तुओं पर। और सरल भाषा में समझते हैं, आपने सुना होगा कि 100 रुपए की चीज है, इस पर 10 रुपए का टैक्स है, और अब यह चीज 110 रुपए में बिकेगी। ये जो 10 रुपए का टैक्स है वर्तमान में आप इसको जीएसटी के नाम से जानते हैं। यह लगाता कौन है? केंद्र लगाता है। यह पहले क्या था? उत्पादों पर डिसाइड था, मतलब जीएसटी तो नहीं था, पर यह टैक्स जो है यह उत्पादों पर डिसाइड था। लेकिन 1990 के दशक में जो सर्विस सेक्टर है यह सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ने लगा, और जो आपका संघ सरकार है उसके पास कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था कि सर्विस सेक्टर को अलग से डिफाइन करके उस पर टैक्स लगाए, यानी कोई डिफाइंड तरीका नहीं था। तो अनुच्छेद 268 ए आया। इससे क्या हुआ, जो सर्विस सेक्टर है इस पर टैक्स को लगाया गया, इसको डिफाइन किया गया, और यह तय किया गया कि यह टैक्स किस प्रकार से वसूला जाएगा और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। यह पूरी बातें तय की गई। तो पहले क्या आया, 2000 का संशोधन, जिसने यह तय किया कि राज्य जो है इनको ज्यादा हिस्सा दिया जाए। 2003 का संशोधन, इसने क्या तय किया कि जो सर्विस सेक्टर है उस पर जो कर लगाना है वह किस प्रकार से लगेगा। हालांकि जीएसटी ने इस व्यवस्था को निरस्त कर दिया है, अब इस पर जीएसटी लागू होता है, लेकिन पहले इस कर को निर्धारित किया गया था। इसमें एक भाग और जोड़ा गया, 92C या 92 ग, जो सर्विस पे आपके टैक्स लगेंगे। यह टैक्स लगाएगा कौन? केंद्र। लेकिन वसूलेंगे कौन? राज्य। राज्यों के द्वारा वसूलने के बाद राज्य और केंद्र के बीच यह टैक्स बटेगा, और बटेगा किस आधार पर? वित्त आयोग की सिफारिश पर या फिर उनकी सलाह पर। तो यह सारे परिवर्तन किए गए। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह के प्रावधान है। अनुच्छेद 268 का प्रावधान है, जिसमें अभी हमने पीछे देखा कि 268 ए में चेंज किया गया, मतलब एक नया संविधान संशोधन किया गया। तो 268 में क्या प्रावधान है? ऐसे टैक्स जो केंद्र आपका लगाएगा, राज्य उसको वसूलेंगे, और फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा यह दोनों मिलकर तय करेंगे। जैसे आपका जीएसटी है, तो जीएसटी वसूल कौन रहा है? राज्य भी, जिसमें आपका है एसजीएसटी, और केंद्र भी जो आपका है सीजीएसटी। या इससे पीछे जो व्यवस्था थी वहां आप समझेंगे तो ज्यादा आसानी के साथ समझ पाएंगे। केंद्र टैक्स लगाती थी, राज्य उसको वसूलती थी, और वसूलने के बाद दोनों आपस में बांटते थे। यह व्यवस्था थी। तो कहां पर यह व्यवस्था थी? अनुच्छेद 268 ए में। और यह वसूला गया टैक्स जाता कहां था? भारत की समेकित निधि में। अब ऐसे टैक्स जिनको परिभाषित किया गया अनुच्छेद 268 ए में, सेवा कर वाले प्रावधान, तो जो सेवाएं हैं इन पर कर कौन लगाता था? केंद्र। लेकिन इनको वसूलता कौन था? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर। उपयोग भी दोनों मिलकर करते थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा यह संसद तय करेगी। अब ऐसे कर जिनको केंद्र लगाता भी है, केंद्र वसूलता भी है, लेकिन राज्यों को फिर वह दे देता है, और यह प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 269 में। जैसे जो आपके अंतरराज्यीय व्यापार है इन पर राज्य कर नहीं लगा सकता था, तो इन पर कर लगाएगा कौन? केंद्र लगाएगा, केंद्र ही वसूलेगा, और अंत में दे देगा किसको? राज्य सरकार को। लेकिन यहाँ क्या है, जो आपका समाचार पत्र है यानी जो आपका न्यूज़पेपर है इस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जो इस प्रकार के कर हैं वह भारत की
समेकित निधि का भाग नहीं बनता है। फिर बात आती है अनुच्छेद 270 की। यह टैक्स लगाएगा कौन? केंद्र। वसूलेगा कौन? केंद्र। और केंद्र और राज्य के बीच यह टैक्स बटेगा। 269 में क्या था? केंद्र लगा रहा था, केंद्र वसूल रहा था, लेकिन राज्यों को वह वापस सौंप दे रहा था। यहाँ क्या प्रोविजन है? राज्य और केंद्र के बीच यह टैक्स बटेगा। जैसे आपका सेस लगता है, पहले लग रहा था, तो सेस लगाएगा कौन? केंद्र। वसूलेगा कौन? केंद्र। लेकिन राज्य और केंद्र के बीच यह आपस में बट जाएगा। कुछ ऐसे कर भी हैं जिनको अनुच्छेद 268 में, 268 ए में और 269 में भी डिफाइन किया गया है। यानी 269 में भी कुछ ऐसे कर हैं जिनको केंद्र और राज्य आपस में बांटेंगे। फिर जो अनुच्छेद 271 है, इसमें भी कुछ इस प्रकार के कर डिसाइडेड हैं जिनको केंद्र लगाएगा, केंद्र वसूलेगा, लेकिन राज्य और केंद्र दोनों के बीच यह टैक्स बटेगा। फिर ऐसे टैक्स जिनको राज्य लगाएगा, राज्य वसूलेगा और उनका इस्तेमाल केवल राज्य करेगा। यह क्या है? जैसे भूमि राजस्व पर कर, जैसे कृषि पर अगर आयकर लगाना है, भूमि और भवन पर कर लगाना है, खनिजों पर कर लगाना है, पशु और नावों पर कर लगाना है, जो सड़क है उस पर चलने वाले जो वाहन है उन पर अगर टैक्स लगाना है। जैसे आपने सुना होगा कि जो रोड टैक्स है गाड़ियों पर लगता है, यह टैक्स अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे यूपी में आपका है 10% और वहीं आप उत्तराखंड में जाएंगे तो यह घट जाता है। आपने यह सुना होगा कि इस राज्य में गाड़ियां सस्ती हैं, इस राज्य में गाड़ियां महंगी हैं। उसका एक बड़ा कारण हमको यह दिखता है कि जो रोड टैक्स है, यह रोड टैक्स अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। और अलग अलग क्यों है? क्योंकि यह राज्यों का अधिकार है कि वह कितना रोड टैक्स लगाएंगी। जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है, इसके माध्यम से अगर राज्य में कोई वस्तु आती है, उस पर कोई विज्ञापन लग रहा है, तो वहां पर क्या टैक्स लगेगा? यह भी। जो बिजली की खपत है या फिर उसकी जो बिक्री है, उस पर भी टैक्स कौन लगाएगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार लगाएगी, वसूलेगी और उसका उपयोग करेगी। अब कुछ ऐसे टैक्स देख लेते हैं जो गैर कर राजस्व हैं, यानी कर के अलावा आय के स्रोत हैं। केंद्र और राज्य को यह मिलते हैं और उनका उपयोग किस प्रकार से होगा यह लोग डिसाइड करते हैं। तो ऐसे कर जो गैर राजस्व के हैं, मतलब राजस्व कर नहीं है, टैक्सेशन के माध्यम से इनको वसूला नहीं जा रहा है। तो केंद्र के पास क्या क्या है? जैसे केंद्र के पास क्या है? डाक और तार व्यवस्था। इससे जो आय होगी वह मिलेगी किसको? केंद्र को। जो आपका रेलवे है, रेलवे से जो आय होगी यह जाएगी कहाँ? केंद्र के पास। बैंकिंग व्यवस्था है, एसबीआई जैसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें केंद्र सरकार का बड़ा हिस्सा है, तो यहाँ पर जो आय होगी वह जाएगी सीधे केंद्र के पास। प्रसारण से, सिक्के और मुद्रा से होने वाली आय। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, मतलब केंद्र सरकार के जो संस्थान है, जैसे आपका एनटीपीसी हो गया, तो ऐसे जो संस्थान है केंद्रीय संस्थान, उनसे जो आय होगी, जैसे आपका डीआरडीओ हो गया, इन सब से जो आय होगी वह जाएगी सीधे केंद्र के पास। अब राज्य सरकार के पास भी इसी तरीके के अधिकार है। जैसे सिंचाई, इससे जो आय होगी, मतलब सिंचाई पर क्या किया सरकार ने? टैक्स लगा दिया। अब यह कहाँ जाएगा? राज्य सरकार के पास। वनों से होने वाली आय, मत्स्य पालन से होने वाली आय, जो सार्वजनिक उपक्रम है राज्य सरकार के, इनसे प्राप्त होने वाली आय, समय चूकने पर जो लेट फीस लगती है वह आय, वह सीधा किसके पास जाएगी? राज्य सरकार के पास। तो इस तरह से यह राज्य और केंद्र के गैर कर राजस्व की आय हो गई। अब हम आगे देखते हैं, जो आपकी राज्य सरकार है इसको सहायता मिलती है कहां से? केंद्र से। तो इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? जैसे जो वित्त आयोग है वह यह सिफारिश करेगा कि राज्य को आय का एक हिस्सा मिलना चाहिए, यानी केंद्र ने जो भी टैक्स लगाया है उस टैक्स का एक हिस्सा वह मिलना चाहिए राज्य को। तो यह कानूनी व्यवस्था के तहत स्टेब्लिश है और यह आता कैसे है? वित्त आयोग की अनुशंसा पर। भारत की जो संचित निधि है, इसमें जो भी आय हो रही है इसका एक हिस्सा राज्य सरकार को भी मिलना चाहिए। फिर आता है आपका विवेकाधीन अनुदान, मतलब यह संघ की इच्छा पर या उसके विवेक पर डिपेंड होगा कि वह हिस्सा देगा या फिर नहीं देगा। और यह प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 282 में। 275 में क्या है? केंद्र की जो भी आय होगी उसमें एक हिस्सा मिलेगा राज्य को। अब किन किन आय पर लगेगा यह डिफाइन होगा, और यह दिया कहा गया है? अनुच्छेद 275 में, यानी केंद्र की आय का एक हिस्सा राज्य का भी है। फिर आता है विवेकाधीन, मतलब केंद्र की आय तो है लेकिन यह केंद्र के विवेक पर डिफाइन है या केंद्र के विवेक पर डिपेंड है कि वह हिस्सा देगा या फिर नहीं देगा। फिर केंद्र और सारे अनुदान देता है, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, तो केंद्र सरकार क्या करती है? मदद देती है। तो ऐसे अल्प अवधि के लिए दिए गए अनुदान भी हैं। तो इस तरह जो राज्य सरकार है उसकी सहायता करती है कौन? केंद्र सरकार
अनुदान देके या फिर एक हिस्सा देकर। इसी तरीके से आपका वित्त आयोग है। वित्त आयोग कहाँ है? अनुच्छेद 280 में। यह बताती है कि जो आपकी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, इनके बीच जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वह किस प्रकार से होना चाहिए राज्य स्तर पर। इसी तरीके से राज्य वित्त आयोग है, यह बताएगी कि पंचायतों को, नगर पालिका को, इनको कैसे टैक्स में हिस्सा देना है, यानी राज्य की जो आय हो रही है उस राज्य की आय में से इनको कैसे हिस्सा देना है, यह भी डिफाइन है। तो वित्त आयोग की जो व्यवस्था है वह दो स्तरों पर लागू है। एक केंद्रीय स्तर पर, जहां पर अनुच्छेद 280 में प्रावधान है कि किस तरीके से जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वह होगा, या टैक्स के अलावा भी जो गैर कर राजस्व है उस आय का भी डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा वह दिया गया है। इसी तरीके से जो राज्य वित्त आयोग है यह भी बताएगा कि पंचायतों को, नगर पालिकाओं को, इनको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। कुल मिलाकर जो राज्य के हित है इनको सुरक्षित रखना यह केंद्र की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ ऐसे विधेयक हैं जो केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश हो सकते हैं, मतलब पेश होंगे वह संसद में, लेकिन केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद। तो ऐसे विधेयक जिनमें राज्यों का हित हो या राज्यों के हित उनसे जुड़े हो तो वह विधेयक आएंगे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद। अगर जो कृषि आय है, मतलब एग्रीकल्चर से होने वाली जो आय है उस पर टैक्स लगाना है, इनकम टैक्स लगाना है, तो वह भी राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद आएगा। ऐसा कोई विधेयक जिसके माध्यम से अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, राज्य का, वह प्रभावित हो रहा है, यानी मान लेते हैं कि राज्य सरकार की अपनी कोई योजना चल रही है, इस योजना से वह कुछ वितरित कर रहा है अपने लोगों में, और केंद्र क्या करे, नियम बनाए, और नियम के माध्यम से क्या करे, वह यह तय कर दे कि यह जो वितरण है यह प्रभावित हो जाए। अब पूर्व में व्यवस्था क्या थी, या इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो केंद्र के नियम है वह ज्यादा प्रभावशाली होंगे राज्य के नियमों पर। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रावधान आता है जिसके माध्यम से केंद्र क्या कर रहा है, राज्य के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे विधेयक भी राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश होंगे। अगर अधिभार लगाना है, जैसे सेस लगाना है, तो यह भी आएगा राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद। जैसे आपने सुना होगा केरल के लिए लगाया गया सेस, यानी केरल में जो बाढ़ आई उस पे लगाया गया सेस, तो यह किसकी अनुमति से आएगा, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद या राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद। अब हम देख लेते हैं कि जो इनकी ऋण लेने की व्यवस्था है वह किस प्रकार से है। जो आपकी केंद्र सरकार है वह भारत की जो संचित निधि है इसके आधार पर या फिर इसकी गारंटी पर भारत में या भारत से बाहर ऋण ले सकती है। अब भारत में कैसे, जैसे केंद्र सरकार क्या करे, किसी बैंक से लोन ले ले, बैंक का काम लोन देना है, एक काम उसका वह भी है, तो बैंक से जैसे एसबीआई से लोन ले ले, तो गारंटी क्या होगी, गारंटी हो सकती है भारत की संचित निधि। लेकिन किस सीमा तक, मतलब भारत की संचित निधि मान लेते हैं इस अमाउंट की है, तो इसका कितना परसेंट एज ए गारंटी इस्तेमाल कर सकती है या इसके कितने परसेंट तक वह लोन ले सकती है, यह तय कौन करेगा, संसद। अब सामान्य नियम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपकी आय है, आपकी आय का जो लेखा जोखा है वह जाता है बैंक के पास। मान लेते हैं आपकी 10,000 रुपए की आय है मंथली, तो बैंक इसको देखती है, इसमें आपके खर्चे निकालती है, और बैंक ने कहा कि ठीक है हम आपको 50,000 रुपए का लोन दे देंगे, यानी आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है, 50,000 रुपए की। लेकिन केंद्रीय व्यवस्था क्या है, संसद यह तय करेगी, क्योंकि भारत की संचित निधि बहुत बड़ी है, तो क्या पूरी संचित निधि के बराबर लोन ले लेना चाहिए या उससे ज्यादा पर लोन ले लेना चाहिए। जैसे जापान जैसे देश हैं यह ज्यादा लोन ले लेते हैं, 250% तक जाते हैं। भारत जैसा देश है यह 60% तक है लगभग, तो कितना लोन लेना चाहिए। अब इसमें और भी चीजें हैं, जैसे जो जीडीपी है आपकी, उस जीडीपी का कितना परसेंट लोन जा रहा है, यह सब कुछ तय होता है। आपने देखा होगा बार बार इस तरह की चर्चाएं होती हैं, जीडीपी टू लोन रेशियो जो है वह इतना जा रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो भारत की जो संचित निधि है उस पर किस सीमा तक लोन लिया जा सकता है यह संसद तय करती है। जो आपकी राज्य सरकार है यह भी लोन ले सकती है, लेकिन कहां से, भारत से, और इसकी अपनी जो संचित निधि है उसके आधार पर लोन ले सकती है। यानी राज्य सरकार की अपनी संचित निधि है, राज्य सरकार अपनी संचित निधि के आधार पर भी लोन ले सकती है, लेकिन कहां से, भारत के अंदर से। तो भारत के बाहर से कैसे लोन लेगी। अगर भारत के बाहर से लोन लेना है तो इस पे सबसे पहली चीज जो आपका केंद्र सरकार है वह अनुमति देगा, और भारत की जो संचित निधि है उसकी गारंटी पर लोन लेगा कौन, राज्य सरकार। अब यहाँ पेच है, ध्यान रखिएगा, लोन ले रहा है राज्य सरकार भारत के बाहर से, गारंटी कौन लेगा, केंद्र सरकार, तभी वह लोन मिलेगा। और गारंटी किस आधार पर, भारत की जो संचित निधि है उसके आधार पर। तो इससे एक बात एस्टेब्लिश होती है
कि भारत के बाहर अगर राज्य सरकार को कोई लोन दे रहा है तो वह किसकी शाख पर, केंद्र सरकार की शाख पर या फिर केंद्र सरकार की निधि पर। अगर राज्य सरकार फिर कोई लोन लेना चाहे, अब क्या व्यवस्था है, मान लेते हैं आपका यूपी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, 10,000 करोड़ का लोन ले लिया। किससे ले लिया, वर्ल्ड बैंक से। इस आधार पर, भारत की संचित निधि के आधार पर केंद्र सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ली और 10,000 करोड़ रुपए लोन मिल गया। अब यह प्रावधान था, लेकिन राज्य सरकार की क्या है, अपनी संचित निधि। तो राज्य सरकार क्या करे, राज्य के अंदर ही वह लोन लेना चाहे इस 10,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर का, तो क्या ऐसा कर सकती है। अगर केंद्र ने गारंटी ली है तो केंद्र की अनुमति के बिना राज्य ऋण नहीं ले सकता है। यानी ऐसा कोई लोन जिसकी गारंटी केंद्र ने ले रखी है, उसके बाद अगर राज्य सरकार को लोन लेना है तो केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी है। तो यह भी पूरा प्रावधान है। अब हम कुछ और चीजों को देख लेते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी है जिनको करों से बाहर रखा गया है। अब इसमें कई सारे प्रावधान है। एक राज्य का दूसरे राज्य में, केंद्र का राज्य में, यानी एक राज्य की कोई संपत्ति दूसरे राज्य में है, केंद्र की संपत्ति किसी राज्य में है, तो इस पर क्या प्रावधान है वहां हम देखते हैं। जैसे जो केंद्र सरकार की संपत्ति है, इसको राज्य के करों से छूट है। लेकिन अगर कोई कंपनी है, अब देखिए दो चीजें हैं, केंद्र सरकार की संपत्ति है और केंद्र सरकार की कंपनी है। केंद्र सरकार ने कोई कंपनी बनाई है तो कंपनी को टैक्स देना होगा, लेकिन केंद्र सरकार की जो संपत्ति है उस पर राज्य टैक्स नहीं लगा सकती है। अब यह व्यवस्था कैसे, मान लेते हैं आपका केंद्र है, इसका कोई भवन है, भवन मतलब मान लेते हैं केंद्रीय अनुसंधान है। अब इस केंद्रीय अनुसंधान का भवन है तो हाउस टैक्स लगता है। हाउस टैक्स में दो तरीके से, एक कॉमर्शियल और एक प्राइवेट। तो क्या यह टैक्स वसूल सकती है राज्य सरकार या फिर नहीं। तो केंद्र के जो भवन है उन पर टैक्स नहीं वसूला जाएगा, लेकिन अगर केंद्र सरकार ने कोई कंपनी बनाई है तो उस कंपनी से टैक्स वसूला जाएगा। इसी तरीके से जो राज्य की संपत्ति है उसको केंद्रीय कर से छूट है, लेकिन अगर संसद यह डिसाइड कर दे कि टैक्स लगाना है वाणिज्यिक आय से, मतलब कॉमर्शियल आय से, मतलब राज्य सरकार की कोई संपत्ति है, इससे क्या हो रहा है, कॉमर्शियल आय हो रही है, तो केंद्र सरकार उस आय पर टैक्स लगा सकती है। यह व्यवस्था है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका आपातकाल है, उस आपातकाल के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं। आपातकाल में भी तीन तरीके के आपातकाल हैं, तो इनमें क्या क्या परिवर्तन होंगे। जैसे जब राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 352 वाला, इस समय क्या प्रावधान है, जो आपका राष्ट्रपति है वह यह तय करेगा कि जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, राजस्व का वितरण है, वह किस प्रकार से होगा। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो आपका वित्त आयोग है, इसकी सिफारिशें समाप्त रहेंगी या फिर सस्पेंडेड रहेगी, या हम यह कहें कि अनुच्छेद 280 के जो प्रावधान है यह सस्पेंड रहेंगे। राष्ट्रपति यह तय करेगा कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यह परिवर्तन कब तक होंगे, घोषित वर्ष के वित्तीय वर्ष तक। जैसे मान लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लगा, और राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, अक्टूबर के महीने में, तो यह कब से कब तक लगेगा, पूरे फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। फिर आता है आपका वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के तहत। इसमें क्या होगा, जो राज्य सरकार के लोग हैं, यानी राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, इनके वेतन भत्तों में कटौती कर सकता है। यहां तक जो न्यायाधीश हैं, इनके वेतन भत्तों में भी कटौती हो सकता है। जितने भी धन विधेयक पेश होंगे राज्यों के भी, वह भी पेश होंगे राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। यानी अगर वित्तीय आपातकाल है तो कोई भी विधेयक यानी धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं आएगा। तो आपातकाल में व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। तो इस तरह यह पूरा प्रोविजन है। कैसे भारत की जो पूरी व्यवस्था है कर की, उसका डिस्ट्रीब्यूशन की, वह दिखती है हमको राज्य और केंद्र के बीच में। इस वीडियो में आपने बहुत कुछ जाना होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।